नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 यानी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट पार्ट में आज हम मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग है यानी ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, यानी ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, जिसे हम लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से तैयार करते बनाते हैं। टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, अपनी लेजर अकाउंट जो बुक्स हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जांचने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से तैयार किया जाता है और जिससे हम अपने अकाउंट्स की बुक्स के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है कि ट्रायल। अब इसमें से जब हम स्टेटमेंट को इसको देखते हैं, किसी मीनिंग को जब हम देखते हैं तो मीनिंग के बाद उसमें से उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती हैं हमारी। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम फीचर्स भी कह सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। फीचर्स में आते हैं लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक, यानी जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारे लेजर अकाउंट्स का और कैश बुक के जो बैलेंसेज हैं उनकी एक लिस्ट है। सेकंड है स्टेटमेंट नॉट ए अकाउंट, यानी सबसे पहले लाइन में ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट, ये जैसे हमने बताया था ये स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है ट्रायल बैलेंस। जैसे कि हमारा कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, इस तरह से ट्रायल बैलेंस कोई भी अकाउंट नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है डिफरेंट अकाउंट के बैलेंसेज की। प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर ए पीरियड, यानी जो स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है पीरियड के लिए नहीं होता ये, बल्कि क्या है एक डेट पर बनाया जाता है कि आज की डेट पर हमारे जो लेजर अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस क्या क्या हैं। जैसे सेल्स अकाउंट हम बनाते हैं, सेल्स अकाउंट क्या, एक साल की कितनी सेल्स, तो उसमें एक पीरियड की सेल्स देखते हैं। परचेज अकाउंट में एक परचेज, एक साल की कितनी परचेज, एक महीने की कितनी परचेज, 10 दिन की कितनी परचेज। लेकिन यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिन का नहीं होता, पीरियड का नहीं होता, एक डेट पर होता है कि भाई आज की डेट पर हमारे डिफरेंट बैलेंसेज जो लेजर अकाउंट्स हैं उनके डिफरेंट बैलेंसेज है, उनकी क्या पोजिशन है। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इससे हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगाते हैं, उसकी जांचते हैं कि अर्थमेटिकल रूप से हमारा जो अकाउंट्स हैं वो ठीक है या नहीं। इसमें कोई प्रिंसिपल की गलतियों का हमको कुछ पता नहीं लगता, उसको आगे और चल के देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो हमारे इससे चेक हो जाती है, कौन कौन सी एरर्स हमारी चेक नहीं होती हैं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फीचर्स हैं लगभग मिलती जुलती, ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जैसे हमने इसमें फीचर्स में पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों हैं, क्योंकि हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जांचनी होती है अपने अकाउंट्स की। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स जो हमारी होती हैं कहीं पर, उनको पता लगाने में ये मदद करता है। टू ऑब्टेन समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स की हम समरी इससे तैयार करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं डेटर्स हैं, डेटर्स में क्या कोई एक आदमी का अकाउंट नहीं होता डेटर्स, इसमें देखते हैं कि पैसा कहाँ से पैसा हमें मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, उन सभी कस्टमर्स के जो अकाउंट हैं उनका जोड़ कर लेते हैं कि ए से कितना लेना, बी से कितना लेना, सी से कितना लेता है, इन सभी को हम क्या है डेटर्स कहते हैं। उसी तरह जैसे क्रेडिटर्स है, अब हमारे जो सप्लायर्स हैं उनको हमें पैसा देना होता है जहाँ से हमने उधार माल परचेज किया है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनसे हमने परचेज किया है, तो उनको किस किस लोग को कितना कितना पैसा हमें देना है, ये चीज़ सभी का टोटल कर लेते हैं, तो उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं कि एक आदमी क्रेडिटर्स है जिसको देना, बी के क्रेडिटर जिसको हमें पैसा कुछ देना है, एक सी क्रेडिटर जिसको हमें कुछ पैसा देना है। तो इन सभी का टोटल करके हम देख लेते हैं, यानी एक समरी एक समरी तैयार हो जाती है हमारी। टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं, वो बिना ट्रायल बैलेंस के पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसको तैयार करने के लिए भी, अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये तैयार हम करते हैं। अब देखते हैं इसके मेथड्स में हमारे यहाँ पर आमतौर पर वैसे तो एक ही मेथड है, यानी बैलेंस मेथड को ही अपनाया जाता है, लेकिन इसके मेथड्स और क्या है, टोटल अमाउंट मेथड भी है और टोटल कम बैलेंस मेथड भी है, जो कि अलग से कोई मेथड नहीं बल्कि बैलेंस मेथड और टोटल मेथड का एक मिला हुआ रूप है। तो बैलेंस मेथड की और टोटल मेथड की हम केवल अभी आपको ये परफॉर्मा दिखा देते हैं, परफॉर्मा किस तरीके से तैयार किया जाता है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, बैलेंस मेथड से बनाया गया ट्रायल बैलेंस है। इसमें क्या है, इसके कॉलम 4 कॉलम ही होते हैं, इसमें भी ऊपर हेडिंग डाला जाता है ट्रायल बैलेंस ऑफ,
इसमें जो फर्म है उसका नाम आता है, एज एट जिस डेट पर बनाया जाता है यहाँ पर वो डेट आ जाती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर अकाउंट्स के नाम लिखे जाते हैं। अब उसका लेजर फोलियो में हम कुछ आमतौर लिखते नहीं है, वैसे प्रैक्टिकल में लिखेंगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं हम उसमें नहीं लिखते। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये करोगे तो वहाँ पर बैलेंस लेजर फोलियो भी जो लेजर का पेज नंबर है वो यहाँ पर डाला जाता है। अब देखते हैं किसका डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं, किसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसे क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। अब तो ये हमारा क्या है, बैलेंस मेथड कहलाता है। लेकिन दूसरा मेथड भी है हमारा, ये हमारा टोटल मेथड। अब टोटल मेथड में क्या है कि इसमें अब हर अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड भी होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। किसी का डेबिट साइड ज़्यादा होता है, किसी का क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है। अगर क्रेडिट साइड जाता है तो बैलेंस मेथड में हम केवल क्रेडिट साइड के जो डिफरेंस है उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो जितने का डिफरेंस आता है डेबिट में उस डेबिट को डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर टोटल मेथड में थोड़ा सा अलग है, इसमें डेबिट साइड का भी टोटल कर देते हो तो उसे डेबिट में कर देते लिख देते हैं, और जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट दिया गया है। अब कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल हमारा कितना 41,800 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आता है 12,500, और जो इनका डिफरेंस है, ये डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है तो डिफरेंस कितना है 29,300। अगर हम यहाँ पर ये बैलेंस मेथड अपनाते हैं तो इसके यहाँ पर नाम लिखेंगे हम, जैसे नाम दिया गया, ये क्या दिया गया, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है ये 29,300 से, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है 29,300 डेबिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस में हम कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन जो टोटल मेथड है ये, इस मेथड में क्या है, नाम तो वही लिखा जाएगा यानी कैश अकाउंट, लेकिन इसमें टोटल ऑफ डेबिट साइड का टोटल कितना 41,800, तो ये लिखेंगे 41,800, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 12,500, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 12,500। तो केवल ये एक तरीका है इन दोनों को बनाने का। बाकी जो हम जितने भी अकाउंट में क्वेश्चन करेंगे वो सारे बैलेंस मेथड से करेंगे हम, ट्रायल बैलेंस इससे टोटल मेथड से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये केवल आपकी जानकारी के लिए बताया गया है। अब यहीं पर दूसरा एक और जो मेथड है वो हमारा वो ये दिया गया है टोटल कम बैलेंस मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, यहां पर जैसे कैश अकाउंट नाम ऑफ दी लिखा हमने, क्या कैश अकाउंट। अब टोटल मेथड और बैलेंस मेथड दोनों मेथड से इसे करते हैं। डेबिट साइड का टोटल कितना था हमारा 41,800 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 12,500। बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस में नहीं है, इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस में कितना आएगा ये 29,300। तो ये हमारा क्या है, टोटल कम बैलेंस मेथड है। तो ये तीन मेथड है हमारे इसको प्रिपेयर करने के ट्रायल बैलेंस को। पहला मेथड है हमारा बैलेंस मेथड, दूसरा ये मेथड है हमारा टोटल अमाउंट मेथड, और तीसरा है टोटल कम बैलेंस मेथड। तो इन तीनों तरीके को केवल हमें जानना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें केवल जो आगे क्वेश्चन करने हैं वो केवल हम किससे करेंगे, इस बैलेंस मेथड से करेंगे। टोटल मेथड या टोटल कम बैलेंस मेथड से हम कोई आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहां पर हमें ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें अकाउंट्स के नाम दिए गए हैं और अब हमें देखना है कि डेबिट किस अकाउंट को डेबिट में लिखें, किस अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखें। तो इसके लिए मैंने कुछ ये पॉइंट्स बनाए हैं कि किसको हम डेबिट में लिखेंगे, किसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। वैसे जब हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट की थी तो वहाँ पर हमारे तीन तरह के अकाउंट्स थे हमारे, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स में या तो हमें किसी से लेना होता था या किसी को हमें पैसा देना होता है। तो जिनसे पैसा लेना होता है वो हमारे डेटर कहलाते हैं, तो उनको हम डेबिट करते हैं, और जिनको पैसा देना होता है वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं, उनको हम क्रेडिट में करते हैं। तो और दूसरे आते हैं हमारे जैसे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं और वो सभी एसेट्स हमारी डेबिट में की जाती हैं। और थर्ड था हमारा
यानी नॉमिनल अकाउंट्स में सारे इनकम और एक्सपेंडिचर आते थे, सभी इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते थे। तो ये एक सिंपल सा एक तरीका मोटा से याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी हम कुछ बातें थोड़ी सी याद रहेंगी इसमें, जैसे कैश है, फर्नीचर, प्लांट, डेटर, बिल्डिंग, मशीनरी और मोटर व्हीकल, इस तरह की जो भी हमारी एसेट्स वो सभी हमारी डेबिट की जाती हैं। सभी एक्सपेंसेस जैसे कैरेज है, परचेज है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, ये जो भी खर्चे हमने किए हैं तो वो हमारे डेबिट साइड में ही आएंगे। इसके अलावा ड्राइंग है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को हम क्या रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। ड्राइंग है, सेल्स रिटर्न है, प्रीपेड एक्सपेंसेज और एक्रूड इनकम, ये भी हमारे क्या डेबिट में लिखे जाते हैं। तो क्रेडिट में क्या चीज़ लिखी जाती हैं, लाइबिलिटीज है, इनकम है, कैपिटल्स है, ये सारी हमारी क्रेडिट में लिखी जाएंगी। लाइबिलिटीज में क्या आती है, जो पैसा हमें किसी को देना होता है, यानी क्रेडिटर कहीं से माल उधार परचेज कर लिया है, कहीं से लोन ले लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, अनएक्रूड इनकम है, ये हमारी क्या लाइबिलिटी होती हैं, ये हमें क्रेडिट में ही करनी होती हैं। और इसके अलावा जैसे इनकम से हमारे रेंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है और परचेज रिटर्न है, ये हमारे क्या है, परचेज रिटर्न हालांकि इनकम में नहीं आती, लेकिन परचेज जैसे परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न को हम क्या उसके अपोजिट क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ नियम्स है। अब इसके बाद में हम एक जो एग्जाम्पल है वो करके देखते हैं। जैसे कि हमने ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम इसमें देखते हैं कौन सी चीज़ डेबिट में कौन सी क्रेडिट। पहले मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आप पहले निशान भी लगा सकते हैं, डेबिट क्रेडिट पे उन पे लिख सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी रहती है आगे क्वेश्चन करने में। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक क्या हमारे ये एसेट्स है, तो ये हमारे क्या आता है, डेबिट में आता है। परचेज है, आप सभी समझते हैं परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट रहता है, तो ये भी डेबिट रहेगा। परचेज रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, कई जगह पर परचेज रिटर्न के साथ में क्या रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा आएगा, तो ये हमारा क्रेडिट होता है, परचेज के अपोजिट रहता है ये। सेल्स हमारी क्रेडिट रहती है, तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट रहती है। सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं, ये विषय ध्यान रखना कि रिटर्न इनवार्ड अगर लिखा हुआ है तो वो हमारे क्या सेल्स रिटर्न है, उसको भी हम डेबिट करेंगे। रेंट हमारे क्या एक्सपेंसेज है, तो डेबिट में आएगा। सैलरीज क्या है हमारे एक्सपेंसेज, डेबिट में आएगी। एडवर्टीजमेंट क्या हमारा एक्सपेंसेज है, तो डेबिट में आएगा। कमीशन रिसीव्ड लिख दिया, अगर खाली कमीशन ही लिखा होता तो हम उसे डेबिट में करते, लेकिन कमीशन रिसीव्ड है तो ये हमारा क्रेडिट में लिखा जाएगा। डिस्काउंट, अगर खाली डिस्काउंट लिखा होता तो डेबिट लिखते, लेकिन उसके साथ पहले ऑलरेडी क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट ही करेंगे। फर्नीचर हमारी एसेट्स है तो हमारी ये डेबिट रहेगी। मशीनरी हमारी एसेट्स है, डेबिट रहेगी। डेटर्स हमारे डेबिट, हमारे डेबिट में ही आते हैं। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है तो ये हमारी क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल, ये हमारी एसेट्स होती है कि यहाँ पर ये हमने कहीं से पैसा प्राप्त होना होता है इस बिल के बदले में हमें, तो ये हमारा डेबिट में रहता है। और बिल्स पेबल हमेशा हमारा क्रेडिट में रहेगा। कैश इन हैंड हमारी एसेट्स है तो ये हमारी डेबिट में रहेगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा लाइबिलिटी होती है, बैंक से जितना पैसा हमारे बैंक में जमा था उससे ज़्यादा हमने निकाल लिया है तो ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होने का ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब हमने पैसा ज़्यादा निकाल लिया है, उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, तो ये हमारे लिए क्या एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज हमारे क्या होते हैं, डेबिट में होते हैं। अगर यहीं पर कई बार अगर हमारा बैंक में डिपॉजिट होता, बैंक बैलेंस लिखा होता तो वो हमारा डेबिट आता, और बैंक बैलेंस के ऊपर हमें इंटरेस्ट अगर मिल रहा होता, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट या बैंक बैलेंस यहाँ पर लिखा होता है तो वो हमारे लिए क्रेडिट हो जाता है, वो हमारी इनकम बन जाती है। अगर हमारा पैसा बैंक में जमा और बैंक हमें ब्याज देता है तो हमारी इनकम होती है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया तो हमारी लाइबिलिटी बन गई, और इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देना तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल हमेशा हमारी क्रेडिट ही रहती है, ड्राइंग्स हमेशा हमारी डेबिट रहती है। इनपुट जीएसटी हो, सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, ये हमारे डेबिट में होते हैं क्योंकि ये हम पहले इसे ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। और ये आउटपुट सीजीएसटी हमारी लाइबिलिटी होती है जो आउटपुट के होते हैं, तो ये हमें क्रेडिट करने होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, तो आपने ये उतार एक बार इसमें अपनी कॉपी में लिख लें, इसे उतार लें, उसके बाद में हमारे साथ साथ ऐसे क्वेश्चन करके देखें। तो केवल अब तो लिखना रह गया, क्वेश्चन तो हमारी हो ही जाता है। अब इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, या जैसे कि ये प्रोफॉर्मा हमारा नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी लिखने की जरूरत है, डेबिट क्रेडिट से हमारे बहुत, ये रुपीज़ में हम लिख रहे हैं तो रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे।
अब सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट के नाम और उनका डेबिट है क्रेडिट वो लिखते चले जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले था ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे 20,000 डेबिट है, डेबिट में लिख दिया। परचेज हमारे डेबिट में रहता है और अमाउंट हमारे 85,000 डेबिट में लिख दिए। परचेज रिटर्न, हमारे 5,000 के, ये हमारे क्रेडिट में आएंगे। रिटर्न आउटवार्ड होता तो भी हम उसे क्रेडिट में लिखते। यहाँ पर सेल्स हमेशा क्रेडिट रहती है, 1,60,000। सेल्स रिटर्न हमारे डेबिट में आती है, अमाउंट है 6,200। रेंट, अगर रेंट के साथ कुछ भी ना लिखा गया होता है एक्सपेंसिव मानते हैं 1,200। अगर यहाँ पर रेंट रिसीव्ड लिखा होता तो हम इसे क्रेडिट में लिखते। सैलरीज है हमारी 5,700, ये हमेशा डेबिट में ही आती है। एडवर्टीजमेंट, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, ये भी हमारा डेबिट में ही आएगा, 8,800। कमीशन रिसीव्ड, हमारा इनकम हो जाती है और ये हमारे क्रेडिट साइड में आएगी 1,440। इसके बाद डिस्काउंट, इन्होंने पहले क्रेडिट लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट में ही आएगा। अगर रिसीव्ड भी लिखा होता तो भी क्रेडिट में आते, और केवल कमीशन या कमीशन पेड लिखा होता, डिस्काउंट पेड लिखा होता, डिस्काउंट अलाउड लिखा होता तो ये हमारे डेबिट में आता। खाली डिस्काउंट भी लिखा होता तो भी हम डेबिट में लिखते। फर्नीचर हमारा 6,000, ये डेबिट में आएंगे। मशीनरी, ये हमारी एसेट्स है, ये 62,000, ये भी हमारे डेबिट में है। डेटर्स, $36,000, ये भी हमारे डेबिट में ही है। इसके बाद क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट में आते हैं और अमाउंट है इसका 12,750। बिल्स रिसीवेबल, इनको हम BR भी कहते हैं। अगर BR भी लिखा जाए शॉर्ट फॉर्म में तो भी ये हमारी एसेट्स है, तो भी हम इसे डेबिट में लिखेंगे। ये दोनों बिल्स रिसीवेबल पूरा भी या BR भी लिखा आ सकता है कुछ। 4,600। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 2,500। कैश इन हैंड, एसेट्स 11,220। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में आते हैं, 10,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये हमारा एक्सपेंसेस खर्चा है कि हमें बैंक को ये पैसे देने पड़ रहे हैं ब्याज के, तो ये हमारे खर्चे हमारे डेबिट में आते हैं तो ये डेबिट में लिखे जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लायबिलिटी है इसलिए हमने ये क्रेडिट में लिखा। कैपिटल हमेशा क्रेडिट लिखी जाती है तो ये क्रेडिट में आएंगे 50,000। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में रहती है 7,800। इसके बाद में आगे कर लेते हैं हम अगले पेज पर। यहाँ पर क्या नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट रुपीज। अब अगले अकाउंट का नाम है इनपुट, CGST, अमाउंट है 5,000। इनपुट ये हमारे डेबिट में आता है। ये क्यों, एडवांस में हम पे कर चुके होते हैं तो ये हमारी एसेट्स होती है।
इनपुट SGST, ये भी हमारी 5000 डेबिट में आएंगे। आउटपुट GST हमारे क्रेडिट में आता है। आउटपुट CGST 8000, आउटपुट SGST ये हमारे क्रेडिट में आता है 8000। अब इनका हम टोटल कर लेंगे, इन सभी का टोटल, डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल हमारे क्रेडिट में आ जाएगा। जो भी टोटल आएगा ये टोटल हमारा बराबर आना चाहिए। अगर ये हमारा बराबर आता है तो हम समझेंगे कि इसकी अर्थमेटिकल कोई इसमें एरर नहीं है। अब अगले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सी हमारी एरर्स ट्रायल बैलेंस हमें पता लग जाती है, किन एरर्स का हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगता है, और एक सस्पेंस अकाउंट, ये चीज़ हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।